सिलसिला शुरू करूं और आज सीधे बहस में रुख करते हुए और जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। और यही सबसे बड़ा आज का मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे। सवाल कुछ और है जो उन्होंने अपनी एक अखबार में जो बात कही है, और वो ये कि कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। पीडीपी की चेयरमैन जो है वो उनका ये मुफ्ती महबूबा का ये इल्जाम, इसी पे बातचीत का सिलसिला। सबसे पहला यही सवाल, और जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम आपका तारुफ भी करा देते हैं। एजाज हुसैन साहब हैं जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ेंगे। निजामुद्दीन भट्ट साहब कुछ देर में हमारे साथ फोन पे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद हैदरी साहब राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुशील पंडित जी, कश्मीरी पंडित हमारे साथ आज एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुशील जी। प्रेम कुमार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ललित अंबरदास जी कश्मीरी पंडित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, थैंक यू सो मच। पहला सवाल जो था जिस पर आज रुक था, एक बार फिर से सवाल आपके सामने रखते हैं। महबूबा का कहना है, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। डिबेट आज ओपन है। सबसे पहले मैं एजाज जी आपको बोलता हूं कि महबूबा जी ये कहती हैं कि बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था जिससे उन्होंने उसका बंटवारा किया। देखिए, आज मैं पूरे भारतवर्ष में जितने लोग बैठे हुए जो देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से आदाब। और आप सबको बताना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती के जो बयान आते हैं, आपने देखा जब से धारा 370 हटी है, धारा 370 हटने से पहले भी वो बोलती थी कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन इस बारी जब हमारी इंडिपेंडेंस डे था, उसमें 25,000 स्थानों पे यहाँ पे तिरंगा चढ़ाया गया। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू था और हमारा इंटीग्रेशन का इशू था। जो धारा 370 यहाँ पे रखी गई थी कांग्रेस ने, उसको हटाना एक मैं समझता हूँ जिम्मेदारी थी, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो ये बयान देती है, ये अपने आप को रेवलेंट करने के लिए सेपरेटिज्म जो आज खत्म हो रहा है उसको एक हिसाब से हवा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग यहाँ पे है, जो अभी चुन के आए लोग हैं, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एक एम्पावरमेंट हुई है यहाँ लोगों की, वो समझते हैं। और आपने देखा जब डीडीसी के चुनाव हुए या फिर पंचायत के चुनाव हुए, मैक्सिमम जो लोग हैं उनने रिजेक्ट किया उनकी पार्टी को। और मेरी देश से यही अपील होगी कि महबूबा मुफ्ती जी की जो बयानात हैं उनको ज्यादा सीरियस ना लें। और जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अभी आपने देखा, अभी एक बयान आया कि आने वाले समय में 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कश्मीर विजिट करेंगे, जो ऑन ग्राउंड जो कश्मीर की स्थिति है उसको एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो बात रखेंगे। और जो भी मसले मसाइल है, देखिए डेवलपमेंट प्रायोरिटी है हमारी जम्मू कश्मीर के लिए, जो 70 साल नहीं हुआ है उसको हम लोग आगे लेके जाना चाहती है। और महबूबा जी कहती है कि 70 सालों में जो कश्मीर में हुआ था उसको मटिया मेट कर दिया बीजेपी ने। महबूबा जी बिल्कुल उल्टा इसका कहती हैं कि 70 सालों में जो हुआ, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल सर मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल एजाज हुसैन साहब मैं आऊंगा बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ प्रेम कुमार जी अभी जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपका महबूबा मुफ्ती के बयान पर और जो अभी कुछ एजाज हुसैन साहब बोल रहे थे जी। देखिए प्रतीक जी, जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछले 2 साल में हासिल क्या हुआ है, ये महत्वपूर्ण बात है। 370 कोई विदेश की ताकत ने आकर के नहीं इम्पोज किया था। धारा 370 हिंदुस्तान की सरकार ने इम्पोज किया था, और तब भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी, जब हटा दिया गया है उससे पहले भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। जब हिंदुस्तान के ही बहुत ऐसे हिस्से हैं, नागालैंड है, आप जाइए मिजोरम में, अरुणाचल में, जहां पर कि वहां जाने के लिए आपको प्रवेश की ये परमिशन लेना पड़ता है। तो ये स्थिति वहां भी है। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों को इंटीग्रेट करने के लिए एक जो व्यापक सहमति बनी थी वो चला। लेकिन बाइफर्केशन जो है बहुत बड़ा अपराध है। जम्मू कश्मीर को अलग अलग हिस्सों में बांट देना, उससे उसका राज्य का दर्जा छीन लेना, ये वो चीज है जो महबूबा मुफ्ती बोल रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के शासन चलाने वाली है। उनको भी प्रायश्चित करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती अगर गलत बोल रही है तो आप वो क्या कर रहे थे जब मिलकर के सरकार बना रहे थे। पत्थरबाजों ललित अंबरदार, ऑफ कोर्स मैं आया। ललित अंबरदार, सवाल यही है, पहला सवाल
जिसको रखा कि कश्मीर बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था? देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो ये बता दूं, जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं उसके अंदर महबूबा मुफ्ती ने बंटवारे का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजी में जो शब्द यूज किया डिसमेंबरमेंट, और या तो उन्होंने किया है, नहीं तो जो कश्मीर के अंदर अक्सर जो वहां के पत्रकार है वो एम्बेडेड पत्रकार है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, दिल्ली के किसी भी खासकर प्रिंट मीडिया के हो, वहां पे एम्बेडेड है। और जैसे देख रहे होंगे आपके चैनल पे, जब वो अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं, वो लग रहा है कि वो सेपरेटिस्ट और इस्लामिस्ट और जिहादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स है। तो डिसमेंबरमेंट अगर महबूबा मुफ्ती ने वो शब्द यूज किया है, तो हिंदुस्तान का डिसमेंबरमेंट सिर्फ 14 अगस्त 1947 को हुआ था, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की थी और जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। उसके बाद जो भी हुआ, चाहे वो हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो के द्वारा विलय किया हिंदुस्तान के साथ, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। गोवा का हमारे हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेशन हुआ, जंग के साथ हुआ। नॉर्थ ईस्ट का धीरे धीरे वहां पे देखिए आतंकवाद खत्म हो रहा है। कश्मीर के अंदर इंटीग्रेशन के बजाय हमने डिसइंटीग्रेशन की नींव रखी थी, जब 370 और 35 ए दिया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नेहरू और कांग्रेस ने। क्यों? और जिसके आधार के ऊपर कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था, जिसके अंतर्गत जिसका जिक्र महबूबा मुफ्ती ने नहीं किया। हिंदुस्तान की आजादी की 40 साल के बाद कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार होता है। उसका बाप हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर था, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उसकी नाक तले होता है। और कश्मीर का मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला की नाक तले होता है, उसका जिक्र नहीं होता। और अभी जो हुआ, विलय हुआ, अभी जो मेरे से पहले जो बोल रहे थे उनको बताइए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्या वो पाप है? क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कश्मीर के बारे में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? क्यों आपको नहीं अच्छा लग रहा कि जम्मू, ये लद्दाख के जो लद्दाखी लोग, उनको कश्मीर के इस्लामवादियों से आजादी मिल गई? जी, ऑफ कोर्स डिबेट में जब होगा तो आंसर होगा उसका। माजिद हैदरी, जनाब माजिद हैदरी, कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। सांप्रदायिक राजनीति कश्मीरी लोगों को दूर कर रही है। शुरुआत से ही आरएसएस और बीजेपी एक विधान एक प्रधान की बात कहते हैं। माजिद हैदरी, दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 अच्छे दिन के आरजू में कट गए, 2 अच्छे दिन के इंतजार में। जब 5 वर्ष पहले डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो हमारी सरकार ने कहा था कि अब आतंकवाद खत्म, अच्छे दिन शुरू। फिर उसके बाद जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए और डिमोट किया गया, तो सरकार ने कहा अब आतंकवाद खत्म, अच्छे दिन शुरू, कश्मीर में अमन आएगा, खुशहाली आएगी, शांति आएगी। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस मंच पर सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि हर रोज जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, आप भी मातम मनाते हैं, मैं भी मातम मनाता हूं, क्योंकि भाजपा का और आरएसएस का यह हिंदुत्व एजेंडा था कि कश्मीर को बर्बाद करना है। जो इस दुनिया में जन्नत है उसे जहन्नुम बनाना है। पिछले 2 वर्षों से कश्मीर जहन्नुम बन चुका है। पिछले 15 दिनों में 4 राजनेताओं की हत्या हुई है। यहां पर अब पत्थरबाजी कम होती है, ग्रेनेडबाजी ज्यादा होती है। अगर यकीन नहीं आता तो आंकड़े देख लीजिए। अभी तक यहां पर जो हालात हुए हैं पिछले 2 वर्षों में, पहले कभी ऐसे हालात नहीं थे। कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को डिमोट किया गया, इनकी पहचान छीन ली गई। लद्दाख में वो टैक्स नहीं लग रहे जो जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं। हमारे डोगरा भाई पे जो टैक्स लग रहे हैं वो लद्दाख के भाई पे नहीं लग रहे। एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वही जो फिरंगियों की थी, वही उनके फिरंगियों के जो यहाँ आरएसएस वाले थे, उनने वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई और आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। ये काली घाटी बन गई है जम्मू कश्मीर। काली घाटी बन गई। सुशील पंडित जी, पहला इल्जाम था महबूबा मुफ्ती का कि कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। निजामुद्दीन भट्ट साहब भी जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुशील पंडित जी। प्रतीक जी, कुछ लोगों के मुंह से ये शब्द सांप्रदायिक शोभा नहीं देता। महबूबा मुफ्ती की पार्टी और निजामुद्दीन भट्ट साहब की जो पार्टी है, उसका एक चार्टर है जिसका नाम है सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में एक शब्द है शरिया लागू करेंगे कश्मीर के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी लगाएंगे कश्मीर के अंदर, जॉइंट कंट्रोल होगा पाकिस्तान के साथ कश्मीर का, मैनेजमेंट इकट्ठे की जाएगी कश्मीर की, ओपन बॉर्डर्स रखे जाएंगे इस दुश्मन मुल्क के साथ। ये सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है,
ये कौन सी यारी दोस्ती निभाई जा रही है इस दुश्मन के साथ जो आए दिन एलओसी पर हमारे नागरिकों को मारता है, उनकी जान माल की हानि करता है। और ये कौन सा सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप शरिया के प्रिंसिपल्स लागू करेंगे कश्मीर के अंदर और दूसरों को सांप्रदायिक बताएंगे? आप बुरहान वानी के घर मुआवजा लेके जाएंगे और दूसरों को सांप्रदायिक बताएंगे आप? यही महबूबा मुफ्ती के मरहूम पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते थे कि हमारी डेमोक्रेसी में सेपरेटिज्म के लिए भी स्पेस होनी चाहिए, जिहाद के लिए स्पेस मांगते थे वो हमारे लोकतंत्र में, और दूसरों को सांप्रदायिक बताएंगे आप? शर्म नहीं आती है इन लोगों को? बेवकूफ समझा है पूरे देश को। जी जी, आए दिन इन लोगों ने निजामुद्दीन भट्ट कश्मीर साहब को प्लीज कम्युनलाइज रिस्पॉन्ड। किया है। निजामुद्दीन भट्ट साहब, पीडीपी पार्टी, प्लीज रिस्पॉन्ड। जिस दिन घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया था, राइट सर, उस दिन सांप्रदायिकता हुई थी राइट कश्मीर में। सर। निजामुद्दीन भट्ट साहब, पहले चुप कराइए, इनको चुप कराइए तब मैं जी साहब चुप है, आपका कोई नहीं बोलेगा बीच में डिबेट में। जी बोलिए। जी साहब, जो सुशील जी फरमाते हैं सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट, तब सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट नहीं था जब बीजेपी ने हमारे साथ अलायंस, और बीजेपी ने जब अलायंस ब्रेक की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका एजेंडा देशद्रोही है, इनके डॉक्यूमेंट्स देशद्रोही है। उन्होंने कुछ और बातें की। जब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की अपनी इंटरेस्ट के लिए और अपना एजेंडा लागू करने के लिए सजाद लोन साहब को चीफ मिनिस्ट्री का खत दे दिया और हाँ हमारे साथ अलायंस तोड़ दी, या जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ कश्मीर आए तो 30,000 की गैदरिंग, पीडीपी वर्कर्स की गैदरिंग को तकरीर की, तब हम देशद्रोही नहीं थे, आज हम देशद्रोही हो रहे हैं। पहली बात तो ये है। उन्होंने हमारे साथ अलायंस क्यों तोड़ दी? वो उनके अपने डिजाइन थे, क्योंकि हमारे साथ जो उनका एग्रीमेंट था अलायंस के वक्त वो यही था कि वो 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पे अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो उनका ये था कि हम हटा देंगे। ना उनसे अच्छी बात कही, सही बात कही, ना हमसे सही बात कही। और एक ऐसे वक्त पे जब यहाँ स्टेबिलिटी की जरूरत थी, डेवलपमेंट की जरूरत थी, कोहेजन की जरूरत थी, ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी मैसेज भेजने की जरूरत थी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड देने की जरूरत थी, तब अलायंस तोड़ दी और उसके बाद 370 का खिलवाड़ कर दिया। जब हम बोलते हैं तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ होता है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमारा हक बनता है कि हमें संविधान में कल 370 था, आज नहीं है, हमें वापस दे दो। ये कौन सा देश के खिलाफ एजेंडा है? पीस के खिलाफ एजेंडा है? डेवलपमेंट के खिलाफ एजेंडा है? हमें नहीं समझ में आता कि जब आप कश्मीर को लेके बात करते, कोई भी इंटेलेक्चुअल बात करे या पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर बात करे, हमें अफसोस होता है कि जब इनको अपना इंटरेस्ट पूरा करना होता है, हमको लताड़ना होता है, हमारे राइट सर करना होता है तो देशद्रोही का इल्जाम देते हैं। राइट सर, एजाज हुसैन विल रिस्पॉन्ड। एजाज हुसैन, नाउ द डिबेट इज ओपन। एजाज हुसैन, पहले सवाल पर, कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। अभी कुछ देर पहले निजामुद्दीन भट्ट साहब ने कहा जब आपको अपना एजेंडा फुलफिल करना होता तो मैं सांप्रदायिक नहीं होता। जी बोल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको। जी देखिए, धारा 370 हटने से क्या प्रॉब्लम है इनको? क्यों रखना चाहते हैं? क्या यहाँ पे फिर वही आगजनी करना चाहते हैं कश्मीर में? क्या वही करप्शन करना चाहते हैं? क्या एसीबी को आने नहीं देना चाहते हैं? क्या यहाँ की महिलाओं को उनका सम्मान नहीं देना चाहते हैं? क्या एससी वर्ग के कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं? ऐसे हजारों सवाल है जो यहाँ की जनता पूछना चाहती है। मैं ये मानता हूं कि ये जितने एजेंडा मैंने बोले ये सब इन्होंने डिप्राइव करके रखे थे यहाँ के लोगों को। और आज अगर मोदी जी चाहते हैं कि जो इंटीग्रेशन होना चाहिए प्रॉपरली, तो इनको क्यों आपत्ति हो रही है? आज क्या तकलीफ हो रही है? अगर इससे पहले ये कभी बोलते हैं कि तिरंगा नहीं उठाएंगे, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी सिंपैथी की बात करती है, कभी स्टोन पेल्टर्स को लेकर बात करती है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा था। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुई है तब से हमने बोला है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में जाके बलिदान दे दिया। उसने इसीलिए बलिदान दिया था कि एक देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और यह हमारा एजेंडा था, निजी एजेंडा था। इसके लिए हम लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं किए।
और साथ में अगर हमें सरकार चलानी होती, जैसे निजामुद्दीन ने बोला कि इन्होंने अपना एजेंडा था वो चलाया, नहीं, हमारा एजेंडा पावर में रहने का नहीं है, हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर को आगे लेकर राइट माजिद हैदरी, राइट राइट माजिद हैदरी आ रहा हूं, माजिद हैदरी, अगर हमारा एजेंडा सरकार रहने का होगा, राइट माजिद हैदरी, तो माजिद हैदरी, इसके साथ सरकार नहीं तोड़ते। माजिद हैदरी, हिंदू सभा के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डिबेट में ले आए। मैं इन्हें बता दूं कि वो देश के कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो हिंदू सभा वहां के एक कम्युनल लीडर थे, और वो जब कश्मीर आए थे तो वो कम्युनल एजेंडा से आए थे, वो हिंदुत्व के एजेंडा से आए थे, राष्ट्रवाद वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, आप बताइए ना, वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको हिस्ट्री पता नहीं, आप हिस्ट्री एक बार चेक करिए, वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, और उसने अपनी मंत्रालय छोड़ के यहाँ हिंदू मुस्लिम कहां से उठा, कहां से बात उठी हिंदू मुस्लिम की, कहां हिंदू मुस्लिम आया? हम तो देश में इकट्ठा हाँ, कैसे एक मुसलमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सपोर्ट कर सकता है? बताइए, आप बताइए, जवाब दीजिए। हिंदू महासभा का लीडर करना चाहिए कभी अपने देश के लिए नहीं था। सुशील जी जी जी, ऑफ कोर्स, ललित अंबरदार, ललित अंबरदार एक मुसलमान, ललित अंबरदार एक मुसलमान कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्थन कर सकता है? ये सवाल है माजिद हैदरी का। प्रतीक जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जब ऐसे तालिबानी और जहादी स्टेटमेंट कश्मीर के अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलने वाले देना, उनको फुल स्क्रीन पे दिखा जाए ताकि वो नंगे हो। हिंदू बोल दिया, वहां उसको शुरुआत कर दी, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कश्मीर के अंदर क्या पल रहा पिछले 70 साल से। इस्लामो फैशिस्टिक व्यवस्था चल रही थी, पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, लाई लला का है इनका। पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, हुर्रियत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला आज तक इन्होंने, जिहादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी की सरकार रही है कश्मीर के अंदर पिछले 40 साल में, पिछले 32 साल में। कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के लिए माजिद हैदरी एक सवाल है, माजिद हैदरी किसी की आइडियोलॉजी, माजिद हैदरी सर, सुशील सर, ललित जी किसी की, ललित जी जिसे नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, किसका नाम लिया उसने, किसकी पैरवी की उसने? इमरान खान की, पाकिस्तान की। खुद अभी पहुंची नहीं थी वो प्रधानमंत्री के घर पे। ललित जी पाकिस्तान को निमंत्रण दो। ललित जी एक सवाल है, ने कब्जा कर दिया। ललित जी एक सवाल है, ललित जी मुफ्ती और उनके साथी ललित जी तालिबानी सोच, ललित जी और ये ऑडियो नहीं जा रहा ललित जी को। किन दरिंदों के मुंह से आप सुनते हो कश्मीर के अंदर कश्मीरियत है और कश्मीरी हिंदू को वापस आना चाहिए। आप कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कैसे इन पड़ोसियों के सब सामने हुआ? खिड़कियां दरवाजे इन्होंने बंद कर दी। ललित जी ऑडियो ललित जी एक सवाल है माजिद हैदरी, किसी की आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, मानना ना मानना भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन एक सवाल तो बड़ा है, और वो सवाल ये है कि अगर कोई तिरंगा फहराना चाहता हो या तिरंगा फहराना हो तो क्या वो कोई वो गद्दारी हो जाएगी, या तिरंगा फहराना कोई गुनाह हो जाएगा, या कोई तिरंगा फैलाना किसी तरह से कोई अपराध है इस मुल्क में? माजिद हैदरी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन। माजिद हैदरी माजिद जी, मेरी आवाज, मुझे किसी की ऑडियो नहीं आ रहा है वहां से। माजिद आवाज आ रही है आपको? माजिद आवाज आ रही है? माजिद साहब आवाज आ रही है आपको? माजिद साहब आवाज आ रही है आपको? जी अब बिल्कुल आवाज आ रही है। जी माजिद साहब, ये सवाल ये था कि अगर कहीं कोई झंडा फहराना चाहे, किसी की आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, मानना ना मानना भी हो सकता है, हम नहीं मानते आइडियोलॉजी, हम आपकी आइडियोलॉजी नहीं मानते, चलिए बात सही है, लेकिन अगर कोई झंडा फहराना चाहे जिस मुल्क की पहचान है, निशान है, वो उस पर तो कोई अपराध नहीं है, कोई झंडा फहराया था तो उस पर भी अपराध हो जाएगा। तो ये कहां से, किस पे, इस पे ना इंकलाफी कैसे हो सकती है? देखिए, देश का तिरंगा देश की शान है, लेकिन देश के तिरंगे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, जो कि पिछले 6 वर्षों से हो रहा है और जो पहले भी जनसंघ वाले या भारतीय जनता पार्टी वाले करना चाहते थे। हमने देखा है कि बलात्कारियों के हक में जम्मू में तिरंगे की रैली निकली। हमने देखा है कि जिसने मोहम्मद इखलाक का कत्ल किया, जब उस आदमी की मृत्यु हुई तो उसके शव प्रतीक जी खा गया। जी ऑडियो प्रतीक जी क्या करेंगे? प्रतीक जी आप अपना मुंह बंद रखिए पहले। ललित जी आप बात सुनिए, हर वक्त यहाँ फसाद करने मत आया करो हिंदू मुसलमान का, हमें देश के हित की बात करने दो यहाँ पे।
क्या प्रॉब्लम है आपकी आज? अभी इनकी खत्म नहीं हुई है, इन जाहिलों की, तालिबानियों की। कुछ नहीं हुआ था जम्मू के अंदर। जम्मू के अंदर जो जलसा निकला था, जुलूस निकला था, उस शख्स जिसके ऊपर इल्जाम था, उसकी बेटी ने बोला था सीबीआई की इंक्वायरी लगाइए। मुझे महबूबा मुफ्ती के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, सीबीआई की इंक्वायरी बैठनी चाहिए। अगर उसका बाप मुलव्वस है तो उसको फांसी दीजिए उसके घर के आंगन के अंदर। तिरंगा का झंडा सिर्फ सीबीआई के इंक्वायरी के लिए था, ना कि तुम जैसे जाहिलों के समर्थन के लिए। ये झूठ बोला ललित तबरदार पूरे विश्व के हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया कि रेपिस्टों के समर्थन में निकले। अरे तुम्हारे पड़ोस में जो कश्मीरी हिंदुओं के रेपिस्ट हैं, कभी उनके बारे में सोचा? तुम्हारे पड़ोस में जो कश्मीरी हिंदू हैं जिन्होंने मास मर्डर किया, उनके बारे में सोचा? जहादी सोच है तुम्हारी, तालिबानी सोच है तुम्हारी। जाके मुल्ला ब्रादर के साथ गले लग जाओ, वहां पे चाटो उनके तलवे काबुल में। पत्रकार बोलते हैं अपने आप को, राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते हैं अपने आप को, झूठ और मक्कारी का प्रचार करते हैं। ये ललित तबरदार जी समझते हैं आपको? इनकी प्रॉब्लम है कि इनको मुसलमान इस्लामोफोबिया है, मुसलमान देखा नहीं, बस इनको पुकार शुरू हो जाती है ना। लेफ्टिनेंट फयाज है मेरा हीरो, राइफलमैन औरंगजेब है जो देश के लिए मरता है, वो इसलिए नहीं मरा। देखिए तबरदार जी, आप पता नहीं किस बात पे लड़ते हैं। मुझे ये ललित तबरदार जी की बात ही कभी समझ नहीं आई कि तबरदार जी बात लड़ते किस बात पे हैं? लड़ते इस बात पर मुझे हैं, तो कभी समझ नहीं। नहीं माजिद हैदरी लड़ते इस बात पर हैं कि जब झंडे पे सवाल उठ जाए, विधान पे सवाल उठ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठ जाए, मुल्क पे सवाल उठने लगे, बात यहां तक खिंच जाए, कहने लगे कि साहब आप जो हैं जबरदस्ती कर रहे हैं, और आप तो तब सवाल उठता, तब यहां पे सवाल खड़ा होता है। और यही सवाल बड़ा सवाल। ललित थानेदार जी हमेशा के सांसद डॉक्टर फारूक साहब को भी गाली गलौज करते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को भी गाली गलौज करते हैं। उसके ऊपर ट्राइबल बिठाना चाहता हूं, चूंकि 19 जनवरी की रात। ये गुंडागर्दी का प्लेटफॉर्म नहीं है। हम यहाँ गुंडागर्दी नहीं करने आते ना, हम हिंदू मुसलमान का फसाद कराने आते हैं, हम भाईचारे के लिए आते हैं, किसमें आते हैं? यहाँ कोई गुंडागर्दी की जबान यूज होगी, ये मुझे बुरा लगता है। ये गुंडागर्दी की जबान का प्रयोग वो ललित थानेदार जी करें या माजिद हैदरी करें, ये गुंडागर्दी की जबान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राइट सर, राइट, मैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस बात पर जब बात करने बैठे। तो सुशील पंडित जी, सवाल यह है कि दूसरा सवाल यह है कि वो कहती हैं 370 हटाकर अपने ही संविधान के खिलाफ गए, कश्मीर को नए प्रयोगों की लैब बना दिया। वो ये कहते हैं कि कश्मीर को नए प्रयोगों की लैबोरेटरी की तरह एक इस्तेमाल किया और 370 अपने ही संविधान के खिलाफ चले गए। ये महबूबा मुफ्ती का ये दूसरी बात है, ये दूसरा इल्जाम वो लगाती हैं। और इस पे अगर निजामुद्दीन भट्ट साहब मौजूद हैं फोन पर, निजामुद्दीन भट्ट साहब, निजामुद्दीन साहब जनाब, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। इन सबों से कह दो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं, ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं, जो तुम ये भाषा बोल रहे हैं ताकत की, इनको कहो 370 समझने की जरूरत थी। 370 संविधान का हिस्सा था। 370 में ये लिखा था कि जो भी कानून बनेंगे पार्लियामेंट से, जो कश्मीर के मुतालिक होंगे, स्टेट लिस्ट में नहीं होंगे और यूनियन लिस्ट में नहीं होंगे, ये कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में नहीं होंगे, स्टेट लिस्ट में आते होंगे, तो स्टेट असेंबली की कंकरेंस चाहिए। 370 हटाने के लिए पार्लियामेंट को इख्तियार संविधान तो देता है, लेकिन 370 को समझने के बाद 370 में ये लिखा है कि आप जब भी 370 में कोई चेंज विच गोज अगेंस्ट 370 वी विल हैव टू सीक कंकरेंस ऑफ स्टेट असेंबली। क्या हमसे पूछा गया? क्या असेंबली उस वक्त थी? इसीलिए मैं संविधान को संविधान के खिलाफ इस्तेमाल किया। मेजॉरिटी की बुनियाद पे आप संविधान को इंटरप्रेट करें अपने अंदाज से। कोर्ट में कल को मामला जाएगा। आई होप विल हैव एनफ अपॉर्चुनिटी टू contest it on constitutional and legal basis. राइट सर, राइट। हम जब कहते हैं अधिकार तो हमको संविधान ही ने दिया है। अधिकार किसी पाकिस्तानी, किसी तालिबानी ने नहीं दिया है। अधिकार संविधान ने दिया है, देश ने दिया है। सुशील पंडित जी, राइट सर, राइट सर, सर यू हैव मेड योर राइट सर, आपने अपना पॉइंट रखा। राइट सर, आपने अपना पॉइंट रखा और संविधान का संविधान के खिलाफ प्रयोग
और हमें अगर अधिकार दिया तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। और उसमें वो कहते हैं कि नेहरू जी ने यह वादा किया था, और जब नेहरू जी ने यह वादा किया था कि आपकी आइडेंटिटी की बात और आपकी पहचान की बात, तो आप उससे मुकर कैसे सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में आपने मुझे वायदा दिया था, लिहाजा वो इस तरफ इशारा करते हैं। सुशील पंडित जी विल रिस्पॉन्ड। जी नहीं, ये आपके मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट बड़ी मासूमियत से कुछ कहते हैं और कुछ को ढक देते हैं। नेहरू जी ने अगर वादा किया था तो नेहरू जी ने यह भी कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी। नेहरू जी ने जो कहा था वो बातें पूरी याद रखिए, और कई बातें केवल नेहरू जी के कहने और न कहने से नहीं चलती हैं। ये देश हमारे संविधान और संसद से चलता है, और हमारे ही संविधान में इसी संसद ने 100 से ज्यादा संशोधन किए हैं। ये आसमानी किताब नहीं है जिसके हिज्जे नहीं बदले जा सकते, जिसमें फुल स्टॉप कॉमा चेंज नहीं किया जा सकता। हम एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कुछ गलतियां हो गई होंगी, वो भी टेम्पररी दी गई थी 370। ये 70 साल तक टेम्पररी अनुच्छेद कैसे बना रहा, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। ये आधी बातें कहते हैं, आधी छुपा जाते हैं। फिर दूसरी बात, ये कहते हैं 370 नहीं रहा। इन्हें जानना चाहिए कि 370 है, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसे हटाया नहीं गया है, केवल उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। और ये तब्दीलियां 370 की जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, उसी के तहत की गई हैं। और ये पहली बार नहीं हुई है, ये पास्ट प्रेसिडेंसेस को लेके की गई हैं। ये सारी बातें बहुत तफसील से संसद में ही समझाई गई, 2 दिन समझाई गई, बहस के साथ दुनिया के सामने एक दूसरे की सुन के ये सब हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ। और अगर अभी भी इसमें कोई शक व शोबा है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुन रही है। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां होती हैं, और हमारी संसद और केवल प्रेम कुमार जी इसके लिए हमारी संसद अधिकृत है, उसे देश का जनादेश मिला हुआ है, और पूरी प्रक्रिया के तहत ये होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं। राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि जो संशोधन हुआ है वो संविधान की खिलाफ वर्जी करके हुआ है। जी नहीं, हमारा संविधान ये प्रोवाइड। प्रेम कुमार जी वेरी क्विक रिस्पॉन्ड। प्रेम कुमार जी वेरी क्विक रिस्पॉन्ड। सुशील जी भी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन जो आपत्ति है वो भी अपनी जगह सही है कि विधानसभा से पूछने की जो प्रावधान है उसका पालन नहीं हुआ है। फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास में ये मामला है और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। राजनीतिक दलों का भी यही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जो अंतिम फैसला देगा वो होगा। अभी तिरंगे की बात हो रही थी, तिरंगे के सम्मान की बात हो रही थी। क्या वो लोग जो नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा फहराने वाले 3 लोगों को जो जेल में भिजवाया गया था, जो मुकदमा चला था, जो बरी हुए थे, वो आरएसएस क्या इस बात के लिए माफी मांगेगा कि उसने तिरंगा को फहराने से हमेशा परहेज किया? ये तब जब दूसरों को सीख दे, उससे पहले खुद माफी मांगे देश से। ये आरएसएस, ये बीजेपी इस बात के लिए माफी मांगे कि उसने तिरंगे का जो अपमान किया 2012-13 तक फहराने से बचा, इसके लिए उसको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण बात है। और पीडीपी के साथ संबंधों की बात आती है, पीडीपी हो या बीजेपी, दोनों ने अपने अपने राजनीतिक हितों को मजबूत करने के लिए जो एक मिलकर के सरकार भी बनाई, और जब आम चुनाव आया तो गठबंधन से हट करके उसी 370 के उलट जनता के बीच गई। राइट प्रेम जी सुशील जी, ये बार बार उल्हाना होता है कि संघ के कार्यालय पर तिरंगा फहराने नहीं दिया गया। वो कोई सार्वजनिक जगह नहीं है। आप किसी के क्षेत्र का अतिक्रमण करके कल को मैं आपके सर के ऊपर तिरंगा फहराना चाहूं, आप इजाजत देंगे? फैसला दे चुकी है, कल सही ठहरा चुकी है सुशील पंडित जी। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एक सार्वजनिक स्थान पर जो नियत जगह है वहां ठहराएंगे, आप किसी मंदिर पर, किसी घर पर, किसी मस्जिद पर, किसी गिरजे पर, कहीं पर भी आपके मंदिर मस्जिद नहीं है सुशील पंडित जी। अदालत ने किसको सही ठहराया सुशील पंडित जी? ये तो क्षेत्रीय है, किसी के कार्यालय पर जबरदस्ती तर्क नहीं है सुशील पंडित जी।
आगे से तिरंगा इसको फहराने माफी की भी मांगना होगा, एक परिपाटी देश है। से माफी मांगना तिरंगा होगा, फहराना उसने भी राष्ट्रीय एक प्रॉपर झंडे का तरीके बहस को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में वापस लौटता। सारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। जो 2004 से 2017 तक वहां हुए अवैध निर्माण पर जांच करेगी। इसमें अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत की भी जांच होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद से राज्य सरकार भी एक्शन में है। जो बिल्डर है उनके साथ जो अफसर का भी एक गुट है और उसके कारण लोगों को तकलीफ हुई है, उन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद नगर निगम ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक फैसला लिया, जिसके तहत अब 2 बच्चों तक की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी, जबकि तीसरा बच्चा पैदा होने पर पैसे लिए जाएंगे। अब तक किसी भी बच्चे के पैदा होने का खर्च सरकारी अस्पताल ही उठाते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि इन लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। गुजरात के केवड़िया में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। इसमें पहले दिन सीएम विजय रूपाणी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता भी मौजूद रहे। केरल के पूर्व मंत्री केटी जलील का मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने कोच्चि में बयान दर्ज किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए सीएम ममता बनर्जी की एक मूर्ति बनाई जाएगी। इसकी तैयारियां भी वहां शुरू कर दी गई। इस मूर्ति में ममता बनर्जी के हाथों में राज्य सरकार की 10 योजनाओं को दिखाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और चीन समेत 7 देशों से भारत आने वाली उड़ानों पर कोरोना नियम सख्त कर दिए गए। अब वहां से आ रहे लोगों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट जरूरी होगी। दुनिया भर में सामने आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इससे पहले भारत सरकार ने यूके, यूरोप और कुछ खाड़ी के देशों के लिए भी ऐसा ही नियम जारी किया था। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर पार्टी नेताओं के बीच मतभेद सामने आ गए। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने माना कि पंजाब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। वहीं हरीश रावत के उलट कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, कोई कहीं पार्टी में जा रहा है। सब लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में रहेंगे। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरांग नेशनल पार्क कर दिया। इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। राजस्थान के चुरू में एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भड़क गए और उन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाने को खतरनाक बताया। दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का समर्थन किया और इसी बहाने उन्होंने देश में मौजूद तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उसको समर्थन करते हो उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय पर की गई टिप्पणी पर जबानी जंग छिड़ गई। समाजवादी पार्टी ने अदालत के गोरक्षा पर दिए गए सुझाव को तो सही ठहराया, लेकिन लगे हाथ बीजेपी पर गाय की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता, मगर समाजवादी पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। सियासी वार पलटवार के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के सुझाव का समर्थन कर दिया। हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए।
यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 44 टीचरों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। टीम इंडिया ने मुंबई क्रिकेट के मशहूर कोच रहे वासुदेव परांजपे को चौथे टेस्ट के दौरान श्रद्धांजलि दी। इसके लिए खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। वासुदेव परांजपे ने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा समेत कई दिग्गजों के मेंटोर की भी भूमिका निभाई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी पिंकी चौधरी को 17 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया, जिससे सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया गया। यूपी सरकार ने ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए करीब 92 हेक्टेयर जमीन खरीदने का फैसला लिया। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और उनकी जगह सांसद वीणा देवी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। खबर है कि चीन और पाकिस्तान ने कुछ आईटी इंजीनियरों को अफगानिस्तान भेजा। ये इंजीनियर व्हाट्सएप और दूसरी तकनीक के इस्तेमाल में तालिबान की मदद करेंगे। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की अफवाहें न फैलें। खाली सरकारी कंपनी के मोबाइल फोन इस वक्त काम कर रहे हैं, बाकी जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनके मोबाइल फोन साथ साथ मोबाइल इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया गया है। वसुंधरा राजे के समर्थकों के नए संगठन की वजह से राजस्थान बीजेपी में अनबन की अटकलें हैं। राजे समर्थकों ने राज्य में टीम वसुंधरा नाम से एक नया संगठन बनाया है और जयपुर में उसका दफ्तर भी खुल चुका है। वसुंधरा जी के समर्थकों ने जयपुर के अंदर एक प्रदेश कार्यालय शुरू किया टीम वसुंधरा के नाम पर। कहा जा रहा है कि इस संगठन का मकसद वसुंधरा को 2023 में बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा बनाना है। लेकिन राज्य में बीजेपी के दूसरे नेता इस बात से नाखुश लगे और उन्होंने मांग की कि वसुंधरा इसे रोकें। उनको खुद को स्वयं को देखना चाहिए कि यदि उनके नाम से कोई ऐसा संगठन चलता है, उनको आपत्ति है तो दर्ज करनी चाहिए। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी भी बना दी जो 2004 से 2017 तक वहां हुए अवैध निर्माण पर जांच करेगी। इसमें अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत की भी जांच होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद से राज्य सरकार भी एक्शन में है। जो बिल्डर है उनके साथ जो अफसर का भी एक गुट है और उसके कारण लोगों को तकलीफ हुई है, उन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद नगर निगम ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक फैसला लिया, जिसके तहत अब 2 बच्चों तक की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी, जबकि तीसरा बच्चा पैदा होने पर पैसे लिए जाएंगे। अब तक किसी भी बच्चे के पैदा होने का खर्च सरकारी अस्पताल ही उठाते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि इन लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। गुजरात के केवड़िया में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। इसमें पहले दिन सीएम विजय रूपाणी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता भी मौजूद रहे। केरल के पूर्व मंत्री केटी जलील का मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने कोच्चि में बयान दर्ज किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए सीएम ममता बनर्जी की एक मूर्ति बनाई जाएगी। इसकी तैयारी भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से सीधे जोड़ेंगे और निजामुद्दीन भट्ट साहब पीडीपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार मौजूद है, बने हुए हैं। निजामुद्दीन भट्ट साहब, एक सवाल है जो सवाल लगातार पूछा भी जा रहा है और जिस पर महबूबा मुफ्ती जी ने भी कहा, पर सीमन आयोग से, डीलिमिटेशन वाले से आयोग से मुलाकात का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक एजेंडा था, पहले उन्होंने 370-35 से खत्म किया और अब उसके बाद ये परसीमन का जो बात है वो भी एक कोई एजेंडा, हिडन एजेंडा है। ललित, इसके बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे जी। देखिए 2 तरीके होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन को आदर देने के। एक ये होता है आप जाओ वहां अपना पक्ष रखो,
दूसरा ये होता है कि आप कम्युनिकेट करो, हम नहीं आएंगे और रीजन देंगे कि हमें आप पे भरोसा नहीं, या हम समझते हैं कि ये एक तरह का एक्सरसाइज है जो हमारी बुद्धि के मुताबिक कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है। तीसरा तरीका होता है हम इंस्टीट्यूशन को मानते नहीं। हमने कब कहा हम इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते? हमने कम्युनिकेट किया विद रेस्पेक्ट that we have nothing to say because we see that we will not be heard. Our viewpoint cannot be accommodated. जो आपका ब्रीफ है उसमें हमारा व्यू पॉइंट आता ही नहीं है। हमारा व्यू पॉइंट था, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन 2025 में होनी थी। आपने बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यू हैड द मेजॉरिटी, आपने आईन को भी हटाया, 370 को भी हटाया, उसके साथ उस डिलिमिटेशन का एक नया खाका खींचा विच वी सी वाज एन एक्ट। तो लेकिन इतना होने के बावजूद भी व्हेन वी से दैट निजामुद्दीन साहब बड़े अदब के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। निजामुद्दीन साहब बड़े अदब के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। डिलिमिटेशन से सांप्रदायिक एजेंडा कैसे पूरा हो रहा है बीजेपी का, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ये जो एक स्टेट है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, जो आपने 370 का खाका खींचा, 47 में जो एग्रीमेंट किया, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में एकोमोडेट किया विद दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट वी विल कंटिन्यू टू होल्ड गुड स्टेट सब्जेक्ट लॉ। डेमोग्राफी चेंज नहीं करी। इफ यू से नो टू दिस लॉ, एप्रीहेंशन एक तो होगा ही, शायद डेमोग्राफिक चेंज करेंगे आप कि नहीं करेंगे वो अलग बात, होती है कि नहीं होती है वो अलग बात, लेकिन एप्रीहेंशन तो है ना। एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी which has been pursuing an agenda। सुशील पंडित जी प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूँ ललित, आ रहा हूँ। सुशील पंडित जी, राइट सर। देखिए, बात सुनिए ना मेरी, हम अपने लोगों को पार्टी बनाने के दिन से ही ये कहते आए हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क का हिस्सा है, एक आईन है यहाँ, और कानून और आईन की अलमबरदारी है। हम हमारे साथ गलत नहीं होगा। अगर हम समझते हैं गलत हुआ और आवाज उठाए संविधान के अंदर ही, आप आपत्ति क्या है इसमें? आवाज तो उठाने दे दो, कौम फैसला करेगी, लोग फैसला करेंगे, एक प्रोसेस होता है, इलेक्टोरल स्कीम एक है, कल जनता फैसला करेगी, नेशनल लेवल पे भी करेगी, यहाँ की लोकल लेवल पे भी करेगी। राइट सर, आवाज तो उठाने दे दो ना। ऑफ कोर्स सर, और आपकी आवाज सुनने के लिए ही तो बात है ये जी। राइट, सुशील पंडित जी, कैसे सांप्रदायिक एजेंडा कैसे हो गया डिलिमिटेशन? जी, उन्होंने कहा कि है जी। आपने निजामुद्दीन भट्ट साहब के मुंह से खुद सुना कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इनके तसव्वुर में भारत एक सेक्युलर स्टेट है, ये नहीं है। इनके तसव्वुर में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। जब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट भारत में विलय कर रहा था तो सबको पता था कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है। यहां पर हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी का कोई मायने नहीं है। तब केवल 370 कुछ चंद समय के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कह करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुसला लिया गया था ये करने के लिए, और आज ये कहते हैं कि ये एक परमानेंट अंडरस्टैंडिंग थी, और वो भी इस बिना पर कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं। उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में आप माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाएंगे, उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से आप हिंदू माइनॉरिटी को दफा करेंगे, उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में आप सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं रखेंगे, उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में आप पाकिस्तान की करेंसी चलाएंगे, उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में आप शरिया लाएंगे, और दूसरों को कहेंगे कि आप कम्युनल हैं। It has never happened। आप सिर्फ तकरीर करते हो। Has it ever happened? Has any responsible party from Jammu and Kashmir ever challenged minority? Have they attacked their बिल्कुल नहीं था। Have they been rude to them? क्या माइनॉरिटी कमीशन आपने जम्मू कश्मीर में एक बार भी लाया? And a comfortable part of us। आपने माइनॉरिटी कमीशन जम्मू कश्मीर में लाया? Why do you say this? क्या आपने जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया? चलता रहेगा। This is the only state क्या आपने जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया? आप क्यों
इस देश में कोई मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी नहीं है। ये एक सेक्युलर मुल्क है। यहाँ पर किसी भी खित्ते में किसी भी धर्म की, मजहब की मेजॉरिटी से कोई ईमान नहीं बढ़ता है। आपका आर्ग्यूमेंट हो तो हो, बट डोंट स्पीक वेनम, डोंट स्टार्ट फैक्ट। वेनम, सच बोलना वेनम है, सच बोलना वेनम है। हिंदुओं को आपने घाटी से बेदखल कर दिया। सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, सुशील मैं ललित, राइट सर, मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट सर, निजामुद्दीन साहब, आपकी डीएनए हमारी नहीं है। राइट सर, ये मुल्क सबका है, बराबर का है, सबके हिस्सेदारी है। मैं बात आगे बढ़ाता हूं। ललित अंबरदार, एक तस्वीर और भी आई, 15 अगस्त की एक तस्वीर आई थी, उसके बाद एक जन्माष्टमी की भी आई, और निजामुद्दीन साहब कह रहे हैं कि वेनम मत करिए। और देखिए तस्वीर तो श्रीनगर से अच्छी आई, और वो अच्छी तस्वीर ये थी कि झांकी निकल रही थी, कश्मीरी पंडित हंसते हुए नजर आ रहे थे। तो वो तो निजामुद्दीन साहब की बात तो ये तो जायज है और अच्छी लग रही है कि कश्मीर बदलता हुआ कश्मीर दिख रहा है, और उसमें वो जो तमाम सारी बातें हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए, चुनाव जल्दी कराए जाने चाहिए। हाँ, डिलिमिटेशन एक उसका प्रोसेस है, उस पर भी जाना चाहिए। ललित अंबरदार, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, ये जो पहले डिलिमिटेशन की बात का परिसीमन की बात करता हूं, जो ये इसको कम्युनल परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बताइए आपको, ये जो इन्होंने, जो मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है, पीडीपी जैसी सेपरेटिस्ट पार्टी को कैसे उन्होंने मेन स्ट्रीम पार्टी का दर्जा दिया। उनके उस मैनिफेस्टो में जो ये जो इसका पीडीपी का जो है, उसके अंदर लिखा हुआ है, ये मान के चलते हैं कि जैसे इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये हकीकत है, ये इनका दिमाग में है। जिना की वही शिनाख्त, जो जब मैं बार बार बोलता हूं, इनके दिमाग में वही मुसलमानों की शिनाख्त इनके दिमाग में है, जो हमारी कश्मीरियों की शिनाख्त जो बोलते हैं। इन्होंने उसके अंदर उसमें अपने मैनिफेस्टो में लिखा रखा है कि जम्मू में चूंकि इलेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है सीटों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जम्मू का कभी भी आदमी जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का नहीं बन सकता, इसलिए इन्होंने उसमें एनविसाज किया हुआ है। उनके मुंह में ना लॉलीपॉप देने के लिए जम्मू के डोगराओं को कि हम रोटेशन पे गवर्नर रखेंगे, क्योंकि ये मान के चल रहे थे कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, ये परमानेंटली कश्मीर के फेवर में किया गया। आप यकीन मानिए, जम्मू के प्रोविंस के अंदर पर सीट जितना लोड है इलेक्टोरेट का, उससे कई गुना कम है कश्मीर के अंदर, इसलिए वहां पे ज्यादा सीटें बनाई गई है। इनको भी डर है, अभी जो डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है। क्या आपको आसाम में नहीं चाहिए था डिलिमिटेशन? क्या आपने किया वहां? क्या आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं चाहिए था? क्या आपने किया वहां? नहीं किया। लेकिन आपको कश्मीर में चाहिए, क्योंकि कश्मीर में मुसलमान मसला है, आपको इस्लामोफोबिया हो गया है। आप इस इस्लामोफोबिया से बाहर नहीं निकल पाते। वो आप हो या वो सुशील जी हो, जो ये देशद्रोही इस मंच पे बैठे हैं। जी सुशील उसके ऊपर करेंगे ना, सुशील जी रिस्पॉन्ड करेंगे, सुशील जी रिस्पॉन्ड करेंगे। कैसे नाइंसाफी की गई थी। सुशील जी, जो आप कह रहे हैं जम्मू के, सुशील जी, देशद्रोही नहीं है, सारे लोग हैं, जितने आप माजिद हमारे हैं उतने ही सुशील जी भी हमारे हैं। सुशील जी विल रिस्पॉन्ड। जी धन्यवाद प्रतीक जी। इस देश में अगर डीलिमिटेशन ओवरड्यू है किसी प्रोविंस में, किसी राज्य में, तो वो कश्मीर है। बाकी सब राज्यों में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो चुका है, केवल कश्मीर में बाकी है। और वो इसलिए है क्योंकि 2001 में वहां की असेंबली ने इसको 25 साल के लिए टाल दिया था, 25 साल के लिए टाल दिया था 2001 में। इसीलिए वहां पर ओवरड्यू है, और वो इसलिए नहीं कराना चाहते थे क्योंकि पॉपुलेशन और सीट्स का जो प्रोपोर्शन है वो। सुशील पंडित को कौवा काटे, सुशील पंडित को कौवा काटे। क्या आसाम में हुआ डिलिमिटेशन? नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट में हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि वह मुसलमान का मसला नहीं था। हर राज्य में हुआ है। आप एक राज्य बताइए जहां डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौवा काटे सुशील पंडित को, झूठ बोले कौवा काटे सुशील पंडित को। आज तो कौवा काटो जरा, सुशील पंडित को काटो, कौवो मिलके काटो सुशील पंडित को, झूठे को। कब हुआ आसाम में परिसीमन? हाँ, कब हुआ?
आज से 10 साल पहले हर राज्य में डिलिमिटेशन हुआ है। कबुआ मत कीजिए, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। 2006 में पूरे देश में डिलिमिटेशन हुआ है। मंच पे आके कोई शर्म नहीं आप लोगों को आती? मुसलमान से डर के नाम पे झूठ, इस्लामोफोबिया के नाम पे झूठ, झूठ पे झूठ। बताइए कब हुआ असम में? बताइए। कहते हो बार बार हमारा कसूर है कि आप मुसलमान हैं, ये हमारा जुर्म है कि आप मुसलमान हैं, हमारी मजबूरी है कि आप मुसलमान हैं। वो तो मुसलमान होना जुर्म हो गया, ये हमारा जुर्म है। नहीं, ये हमारा जुर्म है, तो मुसलमान होना जुर्म है आपकी नजर में। हाँ, आपके जैसे व्यक्ति से बात नहीं होनी चाहिए। आपका शर्म आती है अपने मुसलमान होने पर, तो हमारे ऊपर क्यों तोहमत मलते हैं? अरे देश के कव्वे आपके साथ न्याय करेंगे इंशाल्लाह। कव्वे आपको काटने चाहिए, जरूर काटेंगे। देश की सभ्यता रही है झूठ कव्वा काटे, आपको काटेंगे कव्वे इंशाल्लाह रहमान। आप देखिए अब कौवे को क्या कह रहा है भाई? किससे कौवा कटवाएगा? बहरहाल आगे बढ़ाता हूं। निजामुद्दीन भट्ट साहब, बात तो तमाम विपक्षी पार्टियों की भी हुई, तमाम विपक्षी पार्टियों की। मैं आ रहा हूं ललित आ रहा हूं। ललित कुछ कह रहे थे। ललित वो मुसलमान है, भाग रहे। ये दिमाग में तुम लोगों को पड़ रहा है कि अफगानिस्तान के लोग उस तालिबानी सोच की दहशत से डर के जो भाग रहे हैं वो मुसलमान है, और तुम लोग मुसलमान होते हो उन तालिबानों के समर्थन करते हो। अरे उन तालिबान के अंदर जो औरतें हैं ना, उनके बारे में सोचो कि आगे आए। तालिबानी सोच भारत के भाई हैं हमारे, वो यहाँ पे भी आ गया मुसलमान का। अरे भाई प्रॉब्लम है, आप लोग चले जाओ नेपाल में रहो, हिंदू राष्ट्र है, वहीं रहो, वहीं पे मरना भी इंशाल्लाह। यहाँ क्या फसाद बना रहे हो हिंदू मुसलमान समर्थन करते हो? और मुझे हैरानगी नहीं, कश्मीर जहाद जो है ना, वही दुनिया भर में जो जहाद की वारदात है उसका हिमालयन एंड है। तुम लोगों के भी नजर में वही है जो तालिबान के दिमाग में है, गजवाए हिंद। तुम्हारी नजर लाल किले पे है, कश्मीर तुम्हारे लिए एक जाने का रास्ता है। आराम से आगे बढ़ेंगे, बहस को आगे बढ़ाएंगे। एजाज साहब, सवाल यह है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी तरफ बार बार कहा जाता है, और वो पीडीपी की तरफ से भी कहा गया। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरे मुद्दे पर जोर था। बंटवारे की राजनीति से निपटना सबसे जरूरी। चलिए वो ठीक है, उससे तो बहस है। लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे हैं, चाहे पासपोर्ट का इशू हो, चाहे नौकरियों का इशू है, निकाले गए, ये तमाम इशू हैं जिनको एड्रेस किया जाना जरूरी है, बार बार किया जाना चाहिए। और ये बात उनकी है जो ये बार बार वो वैली के अंदर कहते हैं और जम्मू कश्मीर में कहते हैं। एजाज, देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अभी मैं पैनलिस्ट का बड़ी खूबी से सुन रहा था। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि डिलिमिटेशन हम लोग जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया है तो इसीलिए डिलिमिटेशन करेंगे। ऐसा इंकिशाफ ना फैलाए। डिलिमिटेशन जो हो रही है ये हकबंदी के लिए हो रही है। यहाँ के लोगों, स्थानीय जो लोग हैं उनका हक मिलने के लिए हो रहा है। या एससी कम्युनिटी हो, एसटी कम्युनिटी हो, उनको आज तक कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। ये हमारी सरकार है जिनने अभी जो हाल ही में डीडीसी चुनाव हुए उसमें रिजर्वेशन दे दी, और वुमेन के लिए स्पेशल से रिजर्वेशन दे दी। और आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन होगी, मैं समझता हूँ जो कम्युनिटी वाइज जो एक पार्टीशन हुआ था पिछले डिलिमिटेशन में, मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी है कश्मीर में, उसको जानबूझ के तोड़ा गया था क्योंकि वहाँ शिया पॉपुलेशन ज्यादा थी और ये लोग नहीं चाहते थे कि शिया कम्युनिटी से कोई लीडर आगे आ जाए। इसी प्रकार से कोई और एससी वर्ग के कुछ सीटें हैं जहाँ पे इन्हें तोड़ मोड़ के चेंज करने की कोशिश की थी, और हम लोग वो गलतियां सुधारना चाहते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, ये जमहूरियत है। और ये सच है कि हिंदू मुस्लिम आज जैसे निजाम जी बोल रहे थे कि हम लोग मुस्लिम मेजॉरिटी है, ऐसा नहीं है। हम लोग को मुस्लिम के प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। ये राष्ट्र एक है, राष्ट्रवादी विचारधारा से, राष्ट्रवादी सोच से हमें देखना चाहिए। और इनको भी सोचना चाहिए कि कश्मीर में अगर 1 करोड़ मुसलमान आबादी है तो पूरे देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबादी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये कश्मीर को ही रिप्रेजेंट करे। और जहां हिंदू मुस्लिम की बात है, मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन होगी उसमें जो कम्युनिटीज जिनको अपना हक नहीं मिला था, चाहे पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी है, चाहे एससी कम्युनिटी के लोग हैं, या फिर एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, या फिर शिया कम्युनिटी के लोग हैं, मैं समझता हूं उनके साथ बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ था। उस अन्याय को हम लोग ठीक करेंगे। और साथ में आपने बोला जो पासपोर्ट की बात की, हाँ मैं समझता हूँ रिविजन होने की जरूरत है। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, अगर रिवीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे लगता है कि हमें रिवाइज करने की जरूरत है तो करना चाहिए। लेकिन मैं इतना बताता हूं कि स्टोन पेल्टर जो है
उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और एक्ट लाने की जरूरत है। जो भी एंटी नेशनल थॉट के लोग होंगे, जो अपने राष्ट्रीय हित में रहने वाले नहीं लोग होंगे या टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स होंगे, उनको और कर्ब करने की जरूरत है, क्योंकि उनने इतने वर्षों से यहाँ पे माहौल खराब करके रखा है, यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बर्बाद करके रखा है। मैं समझता हूं उनको और लगाम कसने की जरूरत है। हाँ, ये भी सच है, रिवाइज हमने करना है, हमने देखना है, हमारी एजेंसीज को देखना है, वो रिवाइज भी करते होंगे और रिवीजन भी लेना चाहिए। और जहां बात बाकी मुद्दों की, राइट सर, वक्त एक छोटे मैं आता हूं, कश्मीर बदल चुका है। मजीद आता हूं, मैं आता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता, मगर समाजवादी पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। सियासी वार पलटवार के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के सुझाव का समर्थन कर दिया। हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 44 टीचरों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। टीम इंडिया ने मुंबई क्रिकेट के मशहूर कोच रहे वासुदेव परांजपे को चौथे टेस्ट के दौरान श्रद्धांजलि दी। इसके लिए खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। वासुदेव परांजपे ने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा समेत कई दिग्गजों के मेंटोर की भी भूमिका निभाई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी पिंकी चौधरी को 17 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया, जिससे सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया गया। यूपी सरकार ने ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए करीब 92 हेक्टेयर जमीन खरीदने का फैसला लिया। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और उनकी जगह सांसद वीणा देवी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। खबर है कि चीन और पाकिस्तान ने कुछ आईटी इंजीनियरों को अफगानिस्तान भेजा। ये इंजीनियर व्हाट्सएप और दूसरी तकनीक के इस्तेमाल में तालिबान की मदद करेंगे। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की अफवाहें न फैलें। खाली सरकारी कंपनी के मोबाइल फोन इस वक्त काम कर रहे हैं, बाकी जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनके मोबाइल फोन साथ साथ मोबाइल इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया गया है। वसुंधरा राजे के समर्थकों के नए संगठन की वजह से राजस्थान बीजेपी में अनबन की अटकलें हैं। राजे समर्थकों ने राज्य में टीम वसुंधरा नाम से एक नया संगठन बनाया है और जयपुर में उसका दफ्तर भी खुल चुका है। वसुंधरा जी के समर्थकों ने जयपुर के अंदर एक प्रदेश कार्यालय शुरू किया टीम वसुंधरा के नाम पर। कहा जा रहा है कि इस संगठन का मकसद वसुंधरा को 2023 में बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा बनाना है, लेकिन राज्य में बीजेपी के दूसरे नेता इस बात से नाखुश लगे और उन्होंने मांग की कि वसुंधरा इसे रोकें। उनको खुद को स्वयं को देखना चाहिए कि यदि उनके नाम से कोई ऐसा संगठन चलता है, उनको आपत्ति है तो दर्ज करनी चाहिए। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी भी बना दी जो 2004 से 2017 तक वहां हुए अवैध निर्माण पर जांच करेगी। इसमें अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत की भी जांच होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद से राज्य सरकार भी एक्शन में है। जो बिल्डर है उनके साथ जो अफसर का भी एक गुट है और उसके कारण लोगों को तकलीफ हुई है, उन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद नगर निगम ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक फैसला लिया, जिसके तहत अब 2 बच्चों तक की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी, जबकि तीसरा बच्चा पैदा होने पर पैसे लिए जाएंगे। अब तक किसी भी बच्चे के पैदा होने का खर्च सरकारी अस्पताल ही उठाते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
आरोप है कि इन लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। गुजरात के केवड़िया में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। इसमें पहले दिन सीएम विजय रूपाणी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता भी मौजूद रहे। केरल के पूर्व मंत्री केटी जलील का मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने कोच्चि में बयान दर्ज किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए सीएम ममता बनर्जी की एक मूर्ति बनाई जाएगी। इसकी तैयारियां भी वहां शुरू कर दी गई। इस मूर्ति में ममता बनर्जी के हाथों में राज्य सरकार की 10 योजनाओं को दिखाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और चीन समेत 7 देशों से भारत आने वाली उड़ानों पर कोरोना नियम सख्त कर दिए गए। अब वहां से आ रहे लोगों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट जरूरी होगी। दुनिया भर में सामने आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इससे पहले भारत सरकार ने यूके, यूरोप और कुछ खाड़ी के देशों के लिए भी ऐसा ही नियम जारी किया था। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर पार्टी नेताओं के बीच मतभेद सामने आ गए। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने माना कि पंजाब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। वहीं हरीश रावत के उलट कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, कोई कहीं पार्टी में जा रहा है। सब लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में रहेंगे। असम सरकार ने राजीव गांधी उरांग नेशनल पार्क का नाम बदलकर उरांग नेशनल पार्क कर दिया। इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। राजस्थान के चुरू में एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भड़क गए और उन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाने को खतरनाक बताया। दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का समर्थन किया और इसी बहाने उन्होंने देश में मौजूद तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उसको समर्थन करते हो उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय पर की गई टिप्पणी पर जबानी जंग छिड़ गई। समाजवादी पार्टी ने अदालत के गोरक्षा पर दिए गए सुझाव को तो सही ठहराया, लेकिन लगे हाथ बीजेपी पर गाय की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता, मगर समाजवादी पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। सियासी वार पलटवार के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के सुझाव का समर्थन कर दिया। हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 44 टीचरों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। टीम इंडिया ने मुंबई क्रिकेट के मशहूर कोच रहे वासुदेव परांजपे को चौथे टेस्ट के दौरान श्रद्धांजलि दी। इसके लिए खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला। पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धार्थ शुक्ला मुंबई के ओशिवारा में हुआ अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में पहुंचे फैंस ने दी अंतिम विदाई। तालिबान जल्द अपनी सरकार का कर सकता है ऐलान। तालिबान के सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के मुखिया होंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम ने अपने साथ हरविंदर की तस्वीर शेयर कर दी बधाई। पैरालंपिक्स में अब तक 13 मेडल। भेजा।
ये इंजीनियर व्हाट्सएप और दूसरी तकनीक के इस्तेमाल में तालिबान की मदद करेंगे। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की अफवाहें न फैलें। खाली सरकारी कंपनी के मोबाइल फोन इस वक्त काम कर रहे हैं, बाकी जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनके मोबाइल फोन साथ साथ मोबाइल इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया गया है। वसुंधरा राजे के समर्थकों के नए संगठन की वजह से राजस्थान बीजेपी में अनबन की अटकलें हैं। राजे समर्थकों ने राज्य में टीम वसुंधरा नाम से एक नया संगठन बनाया है और जयपुर में उसका दफ्तर भी खुल चुका है। वसुंधरा राजे के समर्थकों ने जयपुर के अंदर एक प्रदेश कार्यालय शुरू किया टीम वसुंधरा के नाम पर। कहा जा रहा है कि इस संगठन का मकसद वसुंधरा को 2023 में बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा बनाना है। लेकिन राज्य में बीजेपी के दूसरे नेता इस बात से नाखुश लगे और उन्होंने मांग की कि वसुंधरा इसे रोकें। उनको खुद को स्वयं को देखना चाहिए कि यदि उनके नाम से कोई ऐसा संगठन चलता है, उनको आपत्ति है तो दर्ज करानी चाहिए। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी भी बना दी जो 2004 से 2017 तक वहां हुए अवैध निर्माण पर जांच करेगी। इसमें अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत की भी जांच होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद से राज्य सरकार भी एक्शन में है। जो बिल्डर है उनके साथ जो अफसर का भी एक गुट है और उसके कारण लोगों को तकलीफ हुई है, उन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद नगर निगम ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक फैसला लिया जिसके तहत अब 2 बच्चों तक की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी, जबकि तीसरा बच्चा पैदा होने पर पैसे लिए जाएंगे। अब तक किसी भी बच्चे के पैदा होने का खर्च सरकारी अस्पताल ही उठाते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि इन लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। गुजरात के केवड़िया में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। इसमें पहले दिन सीएम विजय रूपाणी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता भी मौजूद रहे। केरल के पूर्व मंत्री केटी जलील का मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने कोच्चि में बयान दर्ज किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए सीएम ममता बनर्जी की एक मूर्ति बनाई जाएगी। इसकी तैयारियां भी वहां शुरू कर दी गई। इस मूर्ति में ममता बनर्जी के हाथों में राज्य सरकार की 10 योजनाओं को दिखाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और चीन समेत 7 देशों से भारत आने वाली उड़ानों पर कोरोना नियम सख्त कर दिए गए। अब वहां से आ रहे लोगों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट जरूरी होगी। दुनिया भर में सामने आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इससे पहले भारत सरकार ने यूके, यूरोप और कुछ खाड़ी के देशों के लिए भी ऐसा ही नियम जारी किया था। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर पार्टी नेताओं के बीच मतभेद सामने आ गए। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने माना कि पंजाब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। वहीं हरीश रावत के उलट कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, कोई कहीं पार्टी में जा रहा है। सब लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में रहेंगे। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरांग नेशनल पार्क कर दिया। इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। राजस्थान के चुरू में एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भड़क गए और उन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाने को खतरनाक बताया। दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का समर्थन किया और इसी बहाने उन्होंने देश में मौजूद तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उसको समर्थन करते हो उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय पर की गई टिप्पणी पर जबानी जंग छिड़ गई।
समाजवादी पार्टी ने अदालत के गोरक्षा पर दिए गए सुझाव को तो सही ठहराया, लेकिन लगे हाथ बीजेपी पर गाय की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता, मगर समाजवादी पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। सियासी वार पलटवार के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के सुझाव का समर्थन कर दिया। हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 44 टीचरों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। टीम इंडिया ने मुंबई क्रिकेट के मशहूर कोच रहे वासुदेव परांजपे को चौथे टेस्ट के दौरान श्रद्धांजलि दी। इसके लिए खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में अपनी बाजुओं पर भैया जी कहीं में आज आपका सिर्फ बहुत बहुत स्वागत। आज अभी बस सिर्फ इतना बहस में, लेकिन वक्त है अब आर पार का और सीधे चलेंगे अमीश देवगन के पास, जो कि आज जिनका मुद्दा है तालिबान आतंक की सबसे बड़ी गवाही। तो वक्त इस वक्त आर पार का। जो चीयर लीडर्स बने हुए हैं तालिबान, उन लोगों को आईना दिखाने का वक्त है। तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं? मैं कहूंगा बताइए, कहूंगा। इतने देरी क्यों कर रहे हैं आप? क्या बचाने क्या वो इतने परेशान हो रहे हैं? तालिबान टेररिस्ट